वेलकम। अब इक्विलिब्रियम का जो लामीज थ्योरम है इसके बारे में हम ये वाला जो वीडियो है इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो जब हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं तो तीन टाइप के फोर्सेस, पहले तो हमें यह पता रहना चाहिए कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना। पहली कुटली है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, दूसरी है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 और तीसरी है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर लिया इसका मतलब हमने क्या अचीव कर लिया, इक्विलिब्रियम। पर जैसे हमें फोर्स सिस्टम के बारे में पता है तो कौन से फोर्सेस रहते हैं। पहले तो कॉन्करेंट फोर्सेस रहते हैं, उसके बाद में कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस रहते हैं, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस रहते हैं और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस भी हमारे पास रहते हैं। तो इन तीनों भी चीजों में हम इक्विलिब्रियम को कैसे अप्लाई करने वाले हैं ये हम देखने वाले हैं। बट पहले हम देखेंगे इक्विलिब्रियम फॉर कॉन्करेंट फोर्सेस। अब आप बोलोगे सर कॉन्करेंट फोर्सेस का एक बार एग्जांपल दीजिए। कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब जो फोर्सेस एक ही पॉइंट पे मीट होते हैं, सारे के सारे फोर्सेस एक ही अगर पॉइंट से जा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, अब जब कभी भी मुझे कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में देखना है तो मुझे कौन सा थ्योरम देखना होगा, लामीज थ्योरम। अगर इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम के अंदर कॉन्करेंट फोर्सेस है, इसका मतलब मुझे क्या यूज करना है, लामीज थ्योरम। अगर इक्विलिब्रियम है और मुझे पैरेलल फोर्सेस के बारे में देखना है तो मुझे वो बीम्स एंड रिएक्शन इसके बारे में देखना होगा। ये हम इस वाले वीडियो में नहीं लेंगे। तो इक्विलिब्रियम के अंदर अगर पैरेलल फोर्सेस है तो वो बीम एंड रिएक्शंस में जाएंगे, और इक्विलिब्रियम के अंदर अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस है तो हमें इसके लिए क्या यूज करनी होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशंस, जो कंडीशंस मैंने अभी आपको बताई। तो ये दोनों के बारे में तो अभी हम देखने वाले हैं। हम क्या देखने वाले हैं, लामीज थ्योरम। और वो लामीज थ्योरम कौन से चीजों में रहेगा, कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब ऐसे। अब देखते हैं कैसे, क्या है लामीज थ्योरम। तो पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। लामीज थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू कॉन्करेंट फोर्सेस, जो फोर्सेस एक जगह पे मीट हो रहे हैं, वेयर 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ सिंगल पॉइंट। इसमें अंदर क्या है, इन दिस केस द थ्योरम स्टेट्स दैट, यहां से थ्योरम चालू होगा क्या, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ ईच एंगल अपोजिट टू द फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। ये है लामीज थ्योरम। सर हमें कुछ भी नहीं समझ में आया, तब हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। समझ लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट से अवे जाने वाले 3 फोर्सेस है। ये एक पहला फोर्स है, ये एक दूसरा और ये एक तीसरा फोर्स। लेट्स से इस फोर्स का नाम है F1 फोर्स, इस फोर्स का नाम है F2 फोर्स और इस फोर्स का नाम है F3 फोर्स। ये तीनों भी फोर्सेस इक्विलिब्रियम के अंदर है, मतलब ये तीनों फोर्सेस में समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई एंड समेशन ऑफ मोमेंट 0 है। ओके, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो हमें क्या यूज करना है, लामीज थ्योरम यूज करना है। कैसे, समझ लीजिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल है लेट्स से अल्फा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है एंगल बीटा, और ये दोनों के बीच में जो एंगल है ये है एंगल गामा, अल्फा, बीटा और गामा। देन अकॉर्डिंग टू द लामीज थ्योरम, फोर्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन 2 अदर फोर्सेस। सो यहाँ पे फोर्स कौन सा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले, अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, सो लामीज थ्योरम क्या कहेगा, F1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ये 2 फोर्सेस के बीच का जो एंगल है क्या है, ये गामा। तो साइन ऑफ गामा विल बी इक्वल टू ये फोर्स डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट जो 2 फोर्सेस है इसके बीच का एंगल। तो F2 क्या है, यहाँ पे F2 डिवाइडेड बाय ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है, बीटा। तो F2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा विच विल बी इक्वल टू ये F3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा। सो F3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ
अल्फा। दैट्स इट, दिस इज द लामीज थ्योरम। बस अगर ये तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट है और इक्विलिब्रियम के अंदर है और एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? लामीज थ्योरम हम आराम से इसके अंदर यूज कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या वो हमेशा हमारे सामने, क्या ये थ्योरम हमेशा इसी रूप में आएगा? नहीं, पहले तो हमें एफबीडी ड्रॉ करनी होगी, इस एफबीडी को कन्वर्ट करके लामीज थ्योरम में लाना पड़ेगा और वो लाने के बाद हमें ये थ्योरम यूज करना पड़ेगा। फिर से रिपीट करते हैं, F1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गामा, F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा और F3 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। समझ में आया? वेरी सिंपल। अब लेट्स सी वन एग्जांपल प्रॉब्लम देख लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा। अब इस प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिख देते हैं, F की वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड करनी है और क्या यूज करना होगा, यहाँ पे हमें लामीज थ्योरम यूज करना होगा। तो कैसे लामीज थ्योरम यूज करेंगे? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम। तो ये कैसे यूज करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय साइन 140, 20 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 140 which will be equal to 10 divided by, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? ये 150। so 10 divided by sine of 150 which will be equal to f divided by sine of what? 70। f divided by sine of 70। अब आप ही देख सकते हैं यहाँ पे, इन दोनों रेशो को अगर मैं इक्वेट करता हूं, या इसको भी हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो मुझे f की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो देखते हैं f की वैल्यू क्या है। तो f विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 150 मल्टीप्लाइड बाय, ये साइन 70 ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी साइन 70, सॉरी दिस विल बी साइन ऑफ 70। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है? 18.79 न्यूटन आ गया ये वैल्यू। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू शुड यूज लामीज थ्योरम। बट ऑब्वियसली इतना सिंपल तो केस हमारे सामने आएगा नहीं, हमें एफबीडी को देखना होगा, एफबीडी को कन्वर्ट करना होगा लामीज थ्योरम में, और तब जाके हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो बन पाएगा। बट बेसिक जो है वो ये है, समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं आगे। लामीज थ्योरम की जब हम बात करते हैं तो लामीज थ्योरम में दो टाइप के प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। कौन से? पहले है ये एक स्फीयर का प्रॉब्लम और दूसरे है रॉड के प्रॉब्लम। जनरली स्फीयर के प्रॉब्लम हमें थोड़े इजी समझते हैं, रॉड के प्रॉब्लम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा ज्योमेट्री यूज करनी होती है। बट रिलेटिवली स्फीयर के प्रॉब्लम जो होते हैं वो हम आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं स्फीयर के प्रॉब्लम को। एक सिंपल प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है? लामीज थ्योरम का प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्फीयर का प्रॉब्लम है। एक स्फीयर है, ये स्फीयर ए और बी ऐसा सरफेस है, ये सरफेस 75 डिग्री से इंक्लाइंड है और यहाँ पे 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। ये वाला पॉइंट है बी पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट। ये स्फीयर जिसका वेट कितना है? 20 kg। 20 kg मतलब अराउंड 196.2 न्यूटन। 20 kg मतलब 196.2 न्यूटन। यह है। अब हम प्रॉब्लम रीड करते हैं। क्या? The 20 kg homogeneous smooth sphere rest on two inclined as shown in figure। ये स्पीयर ये दो inclined surface के ऊपर हमने रख दिया है। अब आगे डिटरमाइन द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एट ए एंड बी, मतलब ये हमें पूछ रहे हैं कि यहां से ए से कुछ तो रिएक्शन आने वाली है, ये रिएक्शन एट पॉइंट ए होगी और ये रिएक्शन एट पॉइंट बी होगी। ये रिएक्शन की वैल्यू हमें बताओ, रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी, ये दो जो रिएक्शन है उसकी वैल्यू होने चाहिए। अब हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, पहले तो देख लेते हैं इस स्पीयर को। फर्स्ट स्टेप, ऑलवेज यू शुड ड्रॉ व्हाट? एफबीडी। तो पहले मैंने फ्री बॉडी तो आराम से ड्रॉ कर ली है,
अब ये फ्री बॉडी ड्रॉ होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पे इसके जो भी अंदर के जो फोर्सेस है, एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस, ये ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक सेंटर ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये सेंटर ड्रॉ होने के बाद 2 मिनट ऐसी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये एक डॉटेड लाइन हो गई और ये एक दूसरी डॉटेड लाइन हो गई। ओके, अब ये वाली ये जो स्पीयर है, इस स्पीयर का वेट ये एग्जैक्टली इसके सेंटर पे एक्ट होगा एज अ सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर स्पीयर हमारा 20 kg का है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 196.2 न्यूटन का वेट उसका होगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं 196.2 न्यूटन। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। ओके, अब ये वाला जो बी पॉइंट है, कंसिडर कीजिए, सॉरी ये वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पे लिख देता हूं, 196.2 न्यूटन। ओके, ये वाला पॉइंट है मेरा पॉइंट बी, और समझ लीजिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है पॉइंट ए। ये है बी, ये है ए। अब इस ए के ऊपर से एक रिएक्शन, एग्जैक्टली ये जो रिएक्शन, ये है सेंटर पॉइंट, तो ये जो रिएक्शन जाएगी ये कैसी जाएगी, ऐसी, राइट और रॉन्ग, इस सेंटर से होते हुए जाएगी। तो यहां पे मैं एक रिएक्शन ड्रॉ कर देता हूं। ये है रिएक्शन एट पॉइंट ए। ओके, दिस विल बी माय रिएक्शन एट पॉइंट ए। तो यहां पे जो बी पॉइंट के ऊपर जो रिएक्शन आएगी, ये रिएक्शन आएगी आर सफिक्स बी। ओके, और ये भी रिएक्शन कहां से चली जाएगी, ये वाले सेंटर से। ओके, अब ये अगर एंगल, अब यहां पे आपको ज्योमेट्री देखनी है, ये वाला एंगल 75 है, ये वाला परपेंडिकुलर है, ये 75, ये परपेंडिकुलर, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस 75, सो ये कितना आ जाएगा 15 डिग्रीज का। तो यहाँ पे मैं एंगल लिख दे रहा हूं 15 डिग्रीज। ओके, और ये जो आरबी है, यहाँ पे एंगल 30 है, यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्रीज। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 60 डिग्री। ओके, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स, ये फोर्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूं और ये फोर्स भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। तो फिर अब हमारी जो डायग्राम बन जाएगी वो कैसे बन जाएगी, ये एक फोर्स, ये दूसरा फोर्स, और बाद में ये वाला आएगा तीसरा फोर्स। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये वाला फोर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये वाला फोर्स उठा के मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। तो अब ये जो एंगल है, ये एंगल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। पहला ये वाला जो एंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री, ये आ जाएगा 15 डिग्रीज, ये वाला है 90, ये वाला भी है 90। अब अगर ये चीज होती है तो लेट्स ऐड द एंगल। ये वाले जो रिएक्शन है, ये है रिएक्शन एट पॉइंट ए, ये वाला रिएक्शन है, ये रिएक्शन एट पॉइंट बी, और हमें वेट तो ऑलरेडी पता है, वो कितना है 196.2 न्यूटन। तो अब ये जो टोटल एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 90 प्लस 15, दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस 5, दैट विल बी 105 डिग्रीज। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस 60, दैट विल बी 150 डिग्री। और 360 में से अगर मैं ये और ये माइनस कर देता हूं तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये मेरा एंगल आ जाएगा 105 डिग्री। अब आ गया हमारा लामिस थ्योरम। यस, इसका मतलब आपको कन्वर्ट करना है किस चीज को, किसी भी एफबीडी को लामिस थ्योरम के अंदर। Just directly apply the Lami's theorem. I will go fast over here. So RA divided by ये वाली जो साइड sin of 150, which will be equal to RB divided by sin of 105, which will be equal to 196.2 divided by sin of 105। बस अब इजीली आप इक्वेट कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली आर ए की वैल्यू लिख दे रहा हूं, जस्ट यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रॉम हियर। सो आर ए की वैल्यू आ जाती है आपकी 101.56 न्यूटन एग्जैक्टली, एंड देन
आरबी की जो वैल्यू आ जाती है आपकी, वो आती है 196.2 न्यूटन। बस बस बस, ये दो ही वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपको हमेशा एफबीडी को कन्वर्ट करके किस में लाना है, लामीस थ्योरम के अंदर, और बाद में लामीस थ्योरम अप्लाई करना है। ओके, वेलकम। इस वीडियो में हम मेथड ऑफ सेक्शंस के बारे में देखने वाले हैं, जो ट्रस का एनालिसिस करने वाली एक मेथड है। ओके, अब पहले तो मेथड ऑफ सेक्शन किस चीज के लिए यूज होती है ये हम देख लेते हैं। तो अगर हम मेथड ऑफ सेक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो अगर एक कोई तो भी ट्रस आपके सामने है और इस ट्रस के सिर्फ कुछ मेंबर्स के अंदर के ही फोर्सेस आपको फाइंड करने हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फ्यू मेंबर्स। अगर कुछ मेंबर के फोर्सेस ही आपको फाइंड करने हैं, तो आप कौन सी मेथड यूज करने वाले हो, मेथड ऑफ सेक्शंस। गॉट इट। अब मेथड ऑफ सेक्शंस के बारे में जब हम देखते हैं, तो मेथड ऑफ जॉइंट्स की तरह ही इसके कुछ स्टेप्स हैं। क्या? ड्रॉ द ट्रस अगेन एंड पास द सेक्शन पासिंग ओनली फ्रॉम 3 मेंबर्स, नॉट मोर देन 3 मेंबर्स। यहां पे मैं लिख देता हूं नॉट more than 3 members। बताता हूं, डोंट वरी। मोर तीन मेंबर से ज्यादा सेक्शन से या ज्यादा मेंबर से कोई भी आपका सेक्शन पास नहीं होना चाहिए। डोंट वरी, वी विल सी इट इन द प्रॉब्लम। उसके बाद में अज्यूम ओनली टेंसाइल फोर्सेस इन द मेंबर्स। आप और भी अज्यूम कर सकते हो, कॉम्प्रेसिव भी अज्यूम कर सकते हो, बट मैं ये कह रहा हूं, मेरा ये सजेशन है कि आपको टेंसाइल फोर्सेस ही अज्यूम करने हैं, ताकि आपको कठिनाई ना जाए। तीसरा, इफ नेसेसरी देन फाइट द सपोर्ट रिएक्शंस आल्सो। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इफ नेसेसरी। अगर नेसेसरी नहीं है तो आपको फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। ओके। चौथी बात, कंसीडर द जॉइंट एट विच मूवमेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस शुड बिकम 0, और उसके बाद में डू दिस 2 टाइम्स एंड देन डू आइदर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। ये लास्ट वाली 4th स्टेप और 5th स्टेप हम प्रॉब्लम के अंदर देखते हैं। ओके, तो चलो पहले प्रॉब्लम में जाते हैं। क्या है यहाँ पे? कैलकुलेट द फोर्सेस इन मेंबर्स ऑफ BC, BE एंड EF। वेयर इज BC? यहां पे BC है, उसके बाद में BE है, और यहां पे EF है। ओके, सिर्फ ये 3 मेंबर्स के अंदर के जो फोर्सेस है वो आपको फाइंड करने हैं। यहां और यहां इसके फोर्सेस आपको फाइंड नहीं करने हैं। समझ में आया? ओके। पहली बात, मेथड ऑफ सेक्शंस में पहले आपको क्या करना है, ड्रॉ द ट्रस अगेन। सपोज कीजिए कि मैंने जो ट्रस है, ये वाली जो ट्रस है, वो ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है और अगेन भी ड्रॉ कर दी है। ओके, ये करने के बाद पास द सेक्शन पासिंग ओनली फ्रॉम 3 मेंबर्स, नॉट मोर देन 3 मेंबर्स। अब कौन से सेक्शन में बताया है हमें? BC, BE, EF। मैं क्या करूंगा, एक ऐसा सेक्शन पास कर दूंगा। ओके, पास करने के बाद अब आइदर मैं कंसीडर करूंगा राइट हैंड साइड और मैं कंसीडर करूंगा लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे राइट हैंड साइड में कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सपोर्ट दिख रहे हैं, तो मुझे ये वाले करना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं ना यहाँ पे कुछ सेक्शन जो है वो सेक्शन ऐसे पास कर लेता हूं। ओके, तो ये समवॉट ऐसे कुछ तो भी दिखेगा। ये जो है, ये अब मेरी क्या बन गई, डॉटेड लाइन बन गई। कौन सा? ये वाला जो मेरा पूरा ये वाला पार्ट है, ये सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो पूरा का पूरा मेरा डॉटेड लाइन बन जाएगा। अब मुझे इन मेंबर्स के बारे में नहीं देखना है, हाँ मैं सिर्फ पॉइंट्स के बारे में देख सकता हूं, जॉइंट्स के बारे में मैं देख सकता हूं, बट मुझे मेंबर्स की तरफ नहीं देखना है। बात याद रहेगी? ओके, पहले क्या किया, सेक्शन ड्रॉ किया, फिर आइदर लेफ्ट हैंड साइड चूज की या राइट हैंड साइड चूज की, आपकी मर्जी, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। आपको सिर्फ BC, BE और EF के मेंबर्स के वैल्यू पता होने चाहिए। ओके, अब
जब मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करता हूं तो राइट हैंड साइड कंसिडर करता हूं तब मैं यहां पे जॉइंट कंसिडर कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, यहां तक आए तो पहली स्टेप जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई, पासिंग ओनली फ्रॉम 3 मेंबर्स। अज्यूम ओनली टेंसाइल फोर्सेस इन द मेंबर। कौन से मेंबर्स के अंदर टेंसाइल फोर्सेस फाइंड लिखने हैं जो यहां पे फाइंड करने के लिए बोला गया है, BC, BE एंड EF। अब BC के अंदर मैं टेंसाइल फोर्स अज्यूम करता हूं, BE के अंदर भी टेंसाइल फोर्स अज्यूम करता हूं और EF के अंदर भी मैं कौन सा फोर्स अज्यूम करता हूं, टेंसाइल फोर्स। तो यहां पे मैं लिख देता हूं TBC, टेंसाइल फोर्स इन BC, TBE एंड यहां पे मैं लिख देता हूं TFE। ओके, थोड़ा सा एक यहाँ चीज एक नोट करने वाली है, यहाँ पे ये इंक्लाइंड जाने वाला है और ये भी इंक्लाइंड जाने वाला है। तो अगर समझ लो मुझे इसको रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो मेरे पास ये वाला जो एंगल है, अगर मैं यहाँ से कोई डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मुझे पता रहना चाहिए। तो मैं काम कर देता हूं, मैं अभी ये वाला θ1 और ये वाला θ2 अभी फाइंड कर देता हूं ताकि मुझे बाद में तकलीफ ना हो। तो चलो पहले θ1 फाइंड कर लेते हैं। θ1 क्या रहेगा, θ1 विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये ट्रायंगल अगर मैंने कंसिडर किया तो ये साइड कितनी है, ये साइड है 2 मीटर। ये देखो यहाँ पे लिख दिया है 2 मीटर। ओके, और ये वाली साइड कितनी है, ये है 3 मीटर। सो tan इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो θ1 की वैल्यू जो है वो वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 2/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 33.69 डिग्रीज। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी θ1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं θ2 फाइंड करना चाहता हूं तो ये छोटा वाला ट्रायंगल मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, ये वाला। अब ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड क्या होगी 3 - 2, तो ये कितनी आएगी 1। सो कैन आई से tan θ2 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। हाँ, यस। सो देयरफॉर यहाँ पर मैं θ2 भी फाइंड कर लेता हूँ, tan इनवर्स ऑफ what by what, opposite side, that is 1 meter। ये 3 - 2, so ये 1 divided by 3, so 1/3। so therefore tan inverse of 1/3 that is equals to 18.43। so θ2 will be equals to 18.43 degrees। आ गया θ2। ओके, अब मैं आगे जा सकता हूं। ओके, ये अगर बाद में भी किया होता तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, बट फॉर माई सेक आई हैव डन इट प्रीवियसली। अब टेंसाइल फोर्सेस अज्यूम कर लिए, अब हम पीछे जाते हैं तो ये सेकेंड वाली स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गई। अब तीसरा, इफ नेसेसरी देन फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस आल्सो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमें लगेगी तब हम देखेंगे, पर राइट हैंड साइड में कोई सपोर्ट रिएक्शन है क्या, नहीं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में है। और क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर रहा हूं, नहीं, तो इसका मतलब मुझे सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने की जरूरत है क्या, नहीं। समझ में आया? ओके, अब सॉरी, तो if necessary then find out the support reaction। Then next, consider that joint at which movement of any two forces should become zero। ये सबसे important statement है, ये याद रखना। Consider that point at which the movement of any two forces should become zero। अब मुझे ये पूरे ट्रस में ऐसा कोई तो भी पॉइंट फाइंड करना है, ऐसा कोई तो भी पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट के ऊपर ये 3 में से 2 फोर्सेस का मूवमेंट 0 हो जाए। 3 में से 2 फोर्सेस का मूवमेंट 0 हो जाए। पहला तो अगर मैं समझ लो ये वाला पॉइंट पकड़ू तो इस पॉइंट के ऊपर इस फोर्स का और इस फोर्स का मूवमेंट तो आता है, तो मतलब ये तो पॉइंट मैं पकड़ नहीं सकता। इस पॉइंट को अगर मैं पकड़ू तो ये फोर्स ये दोनों का भी मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। अगर मैं ये वाला पॉइंट पकड़ू तो ये फोर्स और ये फोर्स जो है इसका भी मूवमेंट आता है। पर अगर मैं ये ई पॉइंट पकड़ू तो क्या होता है, ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों TBE और TFE, ये दोनों का मूवमेंट ये ई पॉइंट पे 0 आता है। सिर्फ एक ही फोर्स का मूवमेंट आएगा, वो होगा क्या, TBC।
यही फोर्स का मोमेंट आएगा। तो फिर मैं ई पॉइंट कंसिडर कर सकता हूं। क्या मैं बी पॉइंट कंसिडर कर सकता हूं? हाँ, इस बी पॉइंट के ऊपर ये ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है, मतलब ये दोनों टीबीसी और टीबी, ये दोनों का भी मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास रहेगा क्या? सिर्फ टीएफई। तो आइदर मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर सकता हूं या उस पॉइंट को कंसिडर कर सकता हूं, मेरी मर्जी। तो पहले एक काम करता हूं, पहले ये बी पॉइंट के ऊपर मोमेंट ले लेता हूं। तो पहले अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहली कंडीशन डायरेक्टली क्या लूंगा मैं? समेशन ऑफ मूवमेंट। पहली हमेशा कंडीशन क्या लेनी है? मूवमेंट। मूवमेंट कौन से पॉइंट के ऊपर? बी पॉइंट के ऊपर। सो समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज नेगेटिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हमें मेंबर सीई के फोर्स कंसिडर करना है? नहीं। क्या हमें ईडी का फोर्स कंसिडर करना है? नहीं। क्या सीडी का फोर्स कंसिडर करना है? नहीं। पर क्या ये 14 न्यूटन कंसिडर करना है? हाँ, क्योंकि 14 न्यूटन ये ट्रस के अंदर का फोर्स नहीं है, 14 न्यूटन बाहर का फोर्स है। याद रखो ये बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ ये 3 मेंबर्स के फोर्सेस और बाहर की एक्सटर्नल लोडिंग, इन्हें ही हमें देखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर बी के ऊपर देखा जाए तो ये टीबी का मूवमेंट 0 आता है, टीबीसी का भी मूवमेंट 0 आता है, बट क्या ये टीएफई का मूवमेंट 0 आता है? नहीं। तो पहले इस टीएफई को मैं क्या कर दूंगा? रिजॉल्व कर दूंगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब ये एंगल क्या है? θ2, तो जो मैंने फाइंड किया 18.43। सो ये होगा टीएफई कॉस ऑफ, ये टीएफई कॉस ऑफ क्या रहेगा? 18.43, 18.43, और ये होगा टीएफई साइन ऑफ 18.43। अब चलो मोमेंट ले लेते हैं हम। तो पहला, दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स कैसा है? टीएफई कॉस ऑफ 18.43 ऐसा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर्स। ओके, सो मैं लिख देता हूं, और ये घुमा कैसे रहा है? क्लॉकवाइज। सो दिस विल बी टीएफई कॉस ऑफ, ये देखो कॉस ऑफ 18.43 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 2। ओके, ये 2 है, और ये टीएफई साइन ऑफ 18.43 मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस कितना है? 3। सो यहां पे प्लस लिख रहा हूं, टीएफई साइन ऑफ 18.43 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 3। ये सिर्फ इस फोर्स का मूवमेंट यहां पे आ गया है। ओके, अब ये 14 किलो न्यूटन का मूवमेंट भी लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस कितना है? 3 + 3 6। सो दिस इज 6 इक्वल टू व्हाट? 0। ओके, अब ये 14 × 6 वहां पे चला जाएगा और ये टीएफई कॉमन आ जाएगा। सो 14 × 6 दैट इज 84। ओके, सो ये टीएफई को कॉमन लेता हूं मैं। टीएफई अगर कॉमन लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा? 2 × cos ऑफ 18.43, 18.43, ओके, प्लस 3 × साइन ऑफ 18.43 ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू ये जो है 14 × 6, सो -84 यहाँ पे चला जाएगा। अब ये पूरी की पूरी चीज का कैलकुलेशन हम कर लेते हैं अभी के अभी। सो देयरफॉर 2 × cos ऑफ 18.43 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 × साइन ऑफ 18.43 ब्रैकेट क्लोज, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2.84। सो ये जो वैल्यू आ जाती है 2.84 TFE will be equal to -84. So therefore अब TFE की वैल्यू क्या रहेगी? TFE will be equals to -84 divided by 2.84. So let's do the calculation. So 84 divided by 2.84. So this will be 29.57. So TFE की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी 29.57.
हाँ 29.57 किलो न्यूटन, और ये वैल्यू कैसे आएगी? निगेटिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब जो हमने टेंसाइल अज्यूम किया था, क्या वो राइट है? नहीं, वो रॉन्ग है। इसलिए हम अब ले लेंगे TFE will be equals to 29.57 किलो न्यूटन, बट ये इसका नेचर कौन सा है? कॉम्प्रेसिव। ये वैल्यू दिखाने के लिए और ये वैल्यू यूज करने के लिए। समझ में आया? ओके। अब दूसरी बात, ये हो गया, हमने मूवमेंट एट पॉइंट बी ले लिया। अब ये फोर्स का तो मूवमेंट हो गया। अब मैं ये चाहता हूं और एक पॉइंट ऐसा मिले जिसके ऊपर इसका ये वाला जो फोर्स है इसका मूवमेंट जीरो होना चाहिए। तो वो तो सिर्फ ये ई पॉइंट ही बच गया ना। ये जो ई पॉइंट है, अब मैं ठीक है इसको रब कर देता हूं ऐसे। हाँ, ये जो ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट के ऊपर ये जो मेरा TFE है, TFE, इसका ही मूवमेंट आने वाला था और इसका ही मूवमेंट आने वाला था। एम आई राइट और रॉन्ग? अब ये TBE और TFE, ये दोनों का मूवमेंट ई पॉइंट के ऊपर जीरो आ गया, तो बचा कौन सा? TBC। तो मैं क्या कर लूंगा अभी, नेक्स्ट केस इज समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट E should be equal to what? 0. Clockwise movement is positive, anti-clockwise movement is negative. अब ये E पॉइंट के ऊपर इन दोनों का अगर मूवमेंट जीरो आता है तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लूंगा TBC मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। TBC क्या है? या ऐसे, ये 2 ऐसा है, सो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? हाँ। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं -TBC इंटू व्हाट? 2, और ये 14 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? 3, और ये कैसे होगा? क्लॉकवाइज। सो 14 मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। अगर ऐसा आ रहा है सो फिर मेरे TBC की वैल्यू क्या आ जाएगी? TBC विल बी इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ये वहां पे चला जाएगा। सो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 3 जा 21। सो देयरफॉर आई विल से TBC की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 21 किलो न्यूटन। क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है? हाँ, इसका मतलब मेरा अजम्पशन राइट है, ये टेंसाइल फोर्स ही है। पहले वाला कॉम्प्रेसिव था, बट ये वाला कैसा है? टेंसाइल फोर्स है। अब देखो हमने क्या किया, इन्होंने जो बताया, मतलब यहाँ पे जो लिखा था, कंसिडर दैट जॉइंट एट विच मूवमेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस शुड बिकम 0। हमने पहला पॉइंट कंसिडर कर लिया बी पॉइंट, उसके बाद में हमने कंसिडर कर लिया ई पॉइंट। अब नेक्स्ट केस क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट है डू दिस 2 टाइम्स। हमने 2 बार किया, यहाँ पे लिखा है ना, डू दिस 2 टाइम्स, हमने 2 बार किया समेशन ऑफ मूवमेंट एट E एंड B, and then do either summation of f of x or summation of f of y। तो कुछ भी कर लेते हैं। अभी हमारे पास इसकी वैल्यू है, TFE की वैल्यू है, TBC की वैल्यू है, सिर्फ TBE की वैल्यू बची है। तो वो कैसे करेंगे? जस्ट डू वन थिंग, समेशन ऑफ f of y इक्वल टू 0। कुछ भी कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। समेशन, सॉरी नेक्स्ट पेन यूज करता हूं। Summation of f of y equal to 0. Upward forces positive, downward forces negative. ओके, जस्ट वेट। अब ये TFE है, हम इसको डायग्राम में तो चेंज नहीं करने वाले, वो तो निगेटिव है। इसका एक ऐसा रिजोल्यूशन हो जाएगा, एक ऐसा रिजोल्यूशन हो जाएगा, इसका एक ऊपर वाला रिजोल्यूशन हो जाएगा, एक ऐसा रिजोल्यूशन हो जाएगा। क्या सिर्फ राइट हैंड साइड को, ये सेक्शन जो था मेरा, ये जो सेक्शन था, ये सेक्शन के राइट हैंड साइड पे सिर्फ समेशन ऑफ f of y में कर सकता हूं? हाँ सर। तो मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे समेशन ऑफ f of y करना है। कैसे करूं मैं? ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स क्या आएगा? ये वाला फोर्स आएगा TBE। अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये वाला एंगल क्या है मेरा? ये θ1, ये θ1 मेरा एंगल है 33.69। तो ये क्या आ जाएगा? TBE साइन ऑफ 33.69 आ गया। और ये डाउन वाला कौन सा है? TFE साइन ऑफ ये θ2 कौन सा है? 18.43। सो 18.43, और ये वाला 14 किलो न्यूटन। सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं TBE
साइन ऑफ 33.69 अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ओके, उसके बाद में नीचे वाला कौन सा है, माइनस TFE साइन ऑफ 18.43 और अगेन माइनस क्या आएगा 14 किलो न्यूटन। बाकी इधर मैं देख रहा हूं क्या, नहीं, मैंने सिर्फ जॉइंट को देखा था, इस बी जॉइंट को। ओके, माइनस क्या आएगा 14 इक्वल टू व्हाट, 0। थोड़ी एक स्टेप बढ़ गई, बट प्लीज ऐसे ही करो ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप कंफ्यूज ना हो इस प्रॉब्लम में। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं, TBE साइन ऑफ 33.69 माइनस ऑफ TFE की क्या वैल्यू है, TFE, वेयर इज TFE, यस, TFE की वैल्यू क्या है, माइनस 29.57। सो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। यहाँ पे माइनस है और TFE भी माइनस ही है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 29.57 साइन ऑफ 18.43 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये माइनस 14 वहां से प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो मैं आगे वाले स्लाइड में दिखता हूं, माइनस क्या था वो, प्लस 14 माइनस 29.57 प्लस 14 माइनस 29.57 साइन ऑफ 18.43 साइन ऑफ 18.43 ये था किसके इक्वल टू, TBE साइन ऑफ 33.69। TBE साइन ऑफ 33. TBE साइन ऑफ 33.69 के इक्वल टू। ओके, अब ये साइन ऑफ 33.89 यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो मैं लिख दूंगा TBE विल बी इक्वल टू 14 माइनस 29.57 साइन ऑफ 18.43 ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 33.69। तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। सो देयरफॉर 14 माइनस 29.57 साइन ऑफ डिवाइडेड बाय, सो ये जो वैल्यू आती है TBE की, ये आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू आती है 8.385, मतलब 338। ओके, 8.39 लिखते हैं। ओके, 8.39 ऐसा लिखता हूं और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा किलो न्यूटन में, और ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव आई, इसका मतलब ये TBE की वैल्यू क्या होगी, टेंसाइल। तो अब यहाँ पे अगर हम समरी टेबल बनाते हैं, लेट्स से समरी टेबल, सो सीरियल नंबर, उसके बाद में फोर्स, उसके बाद में नेचर, मैग्नीट्यूड, और उसके बाद में नेचर। पहला जो था फोर्स मेरा वो क्या था, TBC। क्या उसके अंदर का फोर्स मुझे पता है, TBC का वो है 21 किलो न्यूटन। यहाँ पे मैं लिखता हूं 21 किलो न्यूटन और ये कैसा है, टेंसाइल। उसके बाद में ये है मेरा TBE। TBE के बारे में पता है मुझे, यस, TBE इसकी वैल्यू आती है 8.39। ये बाय द वे दिस इज किलो न्यूटन, ये भी क्या आएगा, किलो न्यूटन, ये भी क्या आएगा, टेंसाइल। और ये है तीसरी बात। थर्ड प्रॉब्लम इज TFE की, इसकी वैल्यू क्या आती है, 29.57।
कौन सा था? TFE 29.57, बट ये वैल्यू कौन सी आती है आपकी? कॉम्प्रेसिव। दैट्स इट, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब सिर्फ मैं फिर से वापस जाना चाहता हूं और यहां पे देखना चाहता हूं क्या यहां पे हमने जो लिखा था, मैं फिर से आपको पढ़ के बता रहा हूं ये। ओह सॉरी, अब देखो हमने जो भी प्रॉब्लम किया वो प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या क्या देखा। पहले ड्रॉ द ट्रस अगेन, हाँ। उसके बाद में पास द सेक्शन पासिंग ओनली फ्रॉम 3 मेंबर्स, हाँ। नॉट मोर देन 3 मेंबर्स, ओके। उसके बाद में सिर्फ कौन से फोर्सेस अज्यूम किए? जिस सेक्शन जिस मेंबर के फोर्सेस फाइंड करने थे उसके अंदर टेंसाइल फोर्सेस अज्यूम किए। करने के बाद नेसेसरी है तो ही तभी सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है, अगर नेसेसरी नहीं है तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना जरूरी नहीं है। उसके बाद में फोर्थ, कंसीडर दैट जॉइंट एट विच मूवमेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस शुड बी 0। पहले एक मूवमेंट ले लिया, उसके बाद में दूसरा मूवमेंट ले लिया। ये देखो, डू दिस 2 टाइम्स। पहले एक बार ले लिया, फिर से एक बार ले लिया, और उसके बाद में समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, दैट्स इट, दैट्स इट, ओके। चलो, थैंक यू। अब हम इस वीडियो, इस वाले स्लाइड में हम देखने वाले हैं वैरिग्नॉन थ्योरम का एक प्रॉब्लम। अब फॉर्चुनेटली ये इसी प्रॉब्लम के अंदर पैरेलल फोर्सेस भी है, तो हमारे दोनों प्रॉब्लम एक ही साथ कंप्लीट हो जाएंगे। गॉट इट? देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। By the way, this is the problem on Varignon theorem on parallel forces. Okay, determine the resultant of following force system and its location. किसकी location? Resultant की location कहां से? With respect to point P. क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे एक फोर्स सिस्टम है, एक 125 न्यूटन का फोर्स है, एक 350 का, एक 850 न्यूटन का फोर्स है, और ये सारे फोर्सेस की जो पोजीशन है, ये सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट है, उसका डिस्टेंस ये P पॉइंट से क्या है ये पूछ रहे हैं। अब वो कैसे निकलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्टेंट तो फाइंड कर लेते हैं। सो ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं टू फाइंड रिजल्टेंट, टू फाइंड टू फाइंड रिजल्टेंट क्या करना होगा? अभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो है नहीं, सो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू व्हाट? अपवर्ड फोर्सेस कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस कंसिडर्ड एज नेगेटिव। अभी अपवर्ड फोर्स कौन सा है? 850, सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 850, बाद में डाउनवर्ड फोर्स -350, and then this is -125, -125. So therefore अभी सारे के सारे वर्टिकल फोर्सेस है, हॉरिजॉन्टल कुछ भी नहीं, so therefore this will be considered as resultant. Resultant will be equal to summation of f of y, और ये summation of f of y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 850 -350 -125, so resultant की वैल्यू कितनी आएगी? 375 न्यूटन। अब ये रिजल्टेंट है 375 न्यूटन का। समझ लीजिए ये रिजल्टेंट कहीं तो भी ऐसा है, पॉजिटिव वैल्यू आई ना, तो रिजल्टेंट कैसा है? रिजल्टेंट इज इक्वल टू 375 न्यूटन, पर मुझे पता नहीं है यहाँ पे है या वहां पे, आई डोंट नो। ओके, सो देयरफॉर मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं कि रिजल्टेंट यहाँ पे है, और इसका डिस्टेंस ये वाले पॉइंट से, ये P वाले पॉइंट से कितना है? X है। P वाले पॉइंट से इस रिजल्टेंट का डिस्टेंस कितना है? X है। अब मुझे X फाइंड करना है। अब हम जाते हैं पिछले स्लाइड में, क्या है वैरिग्नॉन्स थ्योरम, और वैरिग्नॉन्स थ्योरम में क्या लिखा है? वैरिग्नॉन थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। अब मैं यहां पे लिख दूंगा क्या? अकॉर्डिंग टू वैरिग्नॉन्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वैरिग्नॉन्स थ्योरम, सारे THEO
THEOREM अकॉर्डिंग टू वैरिग्नॉन थ्योरम। क्या याद रखो एक बात, अल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट P, सारी फोर्सेस का मूवमेंट P के ऊपर विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट का मूवमेंट P के ऊपर। सो रिजल्टेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। अब ये मूवमेंट ले लेते हैं, 125 का मूवमेंट क्या आएगा P के ऊपर। बाय द वे ये पहले इसको सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट P इक्वल टू व्हाट, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। सो दिस 125 का मूवमेंट इस P पॉइंट के ऊपर क्या आएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो 125 मल्टीप्लाइड बाय 8 और 4 12, 12 एंड 12 plus 3 that will be equals to 15. So 125 multiplied by how much, 15. I will say 125 multiplied by 15. Okay, अब ये कैसा घुमा रहा है इसे, ऐसा, राइट। ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना, इसको अगर मैंने उंगलियों के बीच में पकड़ लिया और सिर्फ इसको कंसिडर किया तो ये रॉड घूमेगा कैसे, ऐसे घूमेगा। तो ये ऐसे अगर घूमेगा तो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया माइनस। बाद में ये 350 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4 plus 3 that is 7. So I will say minus 350 multiplied by how much, 7. Yes, 4 plus 3 7. और ये जो है ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, बट ये जो 850 है ये कैसे घुमाने वाला है, क्लॉकवाइज घुमाने वाला है इस P पॉइंट को। सो देयरफॉर आई विल से पॉजिटिव 850 इंटू कितना, 4, 850 इंटू 4। दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, 375 इंटू x, और रिजल्टेंट कैसे घुमाने वाला है, अभी तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि रिजल्टेंट कैसा घुमाने वाला है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने वाला है, बट आई डोंट नो। ओके, सो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 375 मल्टीप्लाइड बाय x। सर आप ये क्यों कंफ्यूज हो रहे हो कि रिजल्टेंट ऐसा इस लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट साइड में है। अरे बाबा समझ लो, अगर रिजल्टेंट इसकी वैल्यू अगर कुछ तो निगेटिव आई तो रिजल्टेंट कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तभी रिजल्टेंट यहाँ पे होगा। गॉट इट। तो देखते हैं अभी x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, सो देयरफॉर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो एवरीथिंग, ये जो यहाँ पे लिखा है ये सब कुछ उसके नीचे क्या आ जाएगा, 375। तो पहले मैं लिख देता हूं 125 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 125 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 350 इंटू 7 माइनस 350 इंटू 7 850 इंटू 4, ये प्लस है, इंटू 4, होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट, 375। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब मैं फाइंड कर लेता हूं x की वैल्यू। सो माइनस 125 इंटू 15 माइनस 350 इंटू 7 प्लस 850 इंटू 4 माइनस 925 डिवाइडेड बाय 375। सो ये आंसर आता है माइनस 2.46, माइनस 2.46। अब मुझे एक बात बताओ, इज इट पॉसिबल कि डिस्टेंस निगेटिव है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब मेरा जो रिजल्टेंट है वो यहां रखना गलत है, क्योंकि रिजल्टेंट जब मैंने यहां पे रखा तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्लॉकवाइज आया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज आया, बट ये आंसर तो निगेटिव आया। तो इसका मतलब हाइपोथेटिकली अगर ये रॉड आगे चला गया होता तो रिजल्टेंट किधर तो भी यहां होता, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाता। देयरफॉर आई विल से दैट रिजल्टेंट देयरफॉर as distance
sorry for my writing, as distance can not be negative, cannot be negative, hence resultant lies to the right side ऑफ P. P के राइट साइड में आएगा एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस तो इतना ही रहेगा 2.46 मीटर। 2.46 मीटर कहां से? P के राइट साइड पे, वहां पे मेरा डिस्टेंस होने वाला है। तो अब मुझे कुछ स्ट्रक्चरली कुछ करना है, तो मैं 2.46 मीटर के ऊपर कुछ तो ऐसा कर दूंगा ताकि मेरा जो सेक्शन है, मेरा जो रॉड है, वो इतना लोड सह पाए। समझ में आया? इसलिए रिजल्टेंट की लोकेशन जो है वो फाइंड करना जरूरी है। ओके, तो इस वाले पूरे स्लाइड में हमने वैरिक मूवमेंट और वैरिग्नॉन थ्योरम के बारे में देखा और उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स को भी देखा। ओके, थैंक यू।